So, good morning friends, good morning everyone. Welcome to in our Ayurveda reality channel. ओके, तो चलो आज हम देखेंगे हमारा पदार्थ विज्ञान का न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, डेट इज कर्म विज्ञान नियम। आप सभी को दिख रहा होगा, लिखा हुआ कर्म विज्ञान नियम। ओके, और आज हम इस चैप्टर के टॉपिक में कवर करेंगे। कर्म विज्ञान में 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। तो लेक्चर नंबर 1 है आज का। तो इसमें हम आज कवर करेंगे हम परिचय, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, लक्षण, लक्षण, तर्क संग्रह के अनुसार, वैश्विक के अनुसार, चरक के अनुसार, चक्रपाणी के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है, आज हम ये 4 पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रकार और महत्व। ठीक है, फिर चैप्टर कंप्लीट। ओके, अब यहाँ से जितने भी चैप्टर रहेंगे आपके पदार्थ पेपर वन के, वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक दिन में, 2 दिन में, एक लेक्चर या 2 लेक्चर में कंप्लीट होते जाएंगे। ओके, चलो, तो कर्म विज्ञान नियम अब आपको मेरे स्क्रीन साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, तो कर्म विज्ञान नियम, तो कर्म मतलब क्या होता है? कर्म मतलब आप बोल सकते हैं कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं। ठीक है, कर्म मीन्स यहाँ पर एक प्रकार का पदार्थों का किया हुआ कार्य। ठीक है, क्योंकि पदार्थ विज्ञान में कर्म मतलब कि पदार्थों के द्वारा किया हुआ एक सक्रिय रूप, एक सक्रिय मतलब क्रिया बोल सकते हैं कर्म को। ठीक है, आप बोलेंगे कि वो कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म, ये सब नहीं होता है। ठीक है, ये सब हम इसमें नहीं मानते, पदार्थ विज्ञान के अनुसार ये सब नहीं माना गया है। ओके, तो कर्म मीन्स क्रिया, एक क्रिया जो चली जा रही है। ठीक है, एक क्रिया जो चलिए, जैसे ऊपर फेंकने की क्रिया, नीचे फेंकने की क्रिया, इधर मुड़ने की क्रिया, उधर मुड़ने की क्रिया। ठीक है, तो सही पदार्थ विज्ञान में कर्मों को ही क्रिया कहा गया है। इस क्रिया, ऐसे प्रकार क्रिया को कर्म का नाम दिया गया है पदार्थ विज्ञान में। ठीक है, नहीं तो आप अलग कोई कर्म को लेकर मत बैठ जाएगा। ओके, तो चलो, तो आपको दिख रहा हूँ मेरे साइड के स्क्रीन है कर्म विज्ञान का, विच इट इज। सबसे पहले हम देखेंगे कर्म का परिचय। अब देखो, सबसे पहले हम यही देखते हैं, हर चैप्टर में हम सबसे यही जानते हैं कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, उस चैप्टर का जो हेडिंग देख रही, चैप्टर का नाम देख रही, उस चैप्टर का नाम का मीनिंग क्या है। ओके, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले देखो, आपको मेरे साइड की स्क्रीन में दिख रही है। तो कर्म मतलब क्या होता है? कर्म का परिचय मतलब कि देखो, अब कर्म का परिचय भी कौन बताया है? उस जमाने में कर्म का परिचय जब आयुर्वेद में ये सब पदार्थ की रचना, पदार्थ विज्ञान की रचना की थी, डिस्कवरी हुई थी पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट की, तब कौन से साइंटिस्ट ने कर्म का परिचय दिया था? वैशेषिक दर्शन ने दिया था। ओके, वैशेषिक दर्शन करके एक नामक आचार्य थे, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का परिचय दिख के दिया था। क्या बोल रहे कि वो भाव पदार्थ में कर्म को तीसरा स्थान दिया है, कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जा सकता है। चरक संहिता में षड पदार्थों को कर्म का पंचम स्थान माना गया है। इतना परिचय किसने दिया है? वैशेषिक दर्शन ने और आचार्य चरक ने। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है कि भाव पदार्थ कर्म का तीसरा स्थान दिया गया भाव पदार्थ में कर्म को। हाँ, अगर आपने भाव पदार्थ पढ़ा होगा आयुर्वेद निरूपण में, तो पदार्थ निरूपण में, आयुर्वेद निरूपण में आपको पढ़ाया गया होगा भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि तीसरे नंबर में ही कर्म को काउंटिंग किया जाता है। ओके, ठीक है ना। तो चरक ने षड पदार्थ में कर्म को 5वां स्थान दिया है। जैसे आपने अगर चरक संहिता आप पढ़ते हो, चरक संहिता में फर्स्ट चैप्टर में दीर्घ जीव का अध्याय में षड पदार्थ बंधन एक टॉपिक होता है, जहाँ पर कर्म का नंबर, कर्म को कौन से स्थान में दिया गया है? पंचम स्थान में बताया गया है। ओके, कौन? आचार्य चरक ने, किस पे? चरक संहिता में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कर्म शब्द की व्युत्पत्ति। आपको दिख रही है स्क्रीन में, अब वहाँ पे देखिए, मैं बोर्ड में लिखता हूँ क्योंकि मैंने बोर्ड में भी लिखा है। ओके, सो कर्म शब्द की व्युत्पत्ति। अब कर्म शब्द की व्युत्पत्ति मतलब कि कर्म कौन से शब्द से बना है। अब देखो, आपको वहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नाम दिख रहे होंगे, शब्द कल्पद्रुम। तो देखो, मैं साइंटिस्ट क्यों बोल रहा हूँ कि वो भी एक उस जमाने के एक साइंटिस्ट ही थे। ठीक है, जिन्होंने ये सब डिस्कवरी किया है। ओके, तो ठीक है, आचार्य बोल सकते हैं आप। ठीक है, सो शब्द कल्पद्रुम के अनुसार क्या होता है? शब्द कल्पद्रुम के अनुसार कर्म किस शब्द से व्युत्पत्ति हुई है? देखो, क्रू प्लस मनीष, क्रू धातु में मन प्रत्यय लगने से, देखो प्रत्यय लगाना, देखो क्रू धातु में मन प्रत्यय लगाने से क्या बना है? कर्म शब्द की उत्पत्ति हो गई है, जिसका अर्थ होता है कार्य या कर्म। जिसका अर्थ क्या होता है? कार्य करना या कर्म करना, मतलब कर्म को ही कार्य का रूप बताया गया है। इतना ही। ओके, और दूसरा है वाचस्पत्यम के अनुसार कर्मणि मनि, कर्मणि मनि। ठीक है, ओके,
वाचस्पत्यम के अनुसार कर्मणि मनि, और शब्दकल्पद्रम के अनुसार क्रू प्लस मनिन धातु में, मतलब क्रू धातु में मनिन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द बने, जिसका अर्थ क्या होता है, कार्य या कर्म। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, देखेंगे हम कर्म शब्द की निरुक्ति। कर्म शब्द की निरुक्ति, आपको ये जो व्युत्पत्ति में आपको जो बताया वो आपको वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, जैसा टेक्स्ट बुक में लिख रहे, तो जैसा मैंने बताया वैसे आपको लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी। ओके, फिर कर्म शब्द की निरुक्ति क्या आती है, मतलब कर्म शब्द की एक सिंपल से व्युत्पत्ति को समझाने के लिए ही व्याख्या दिया जाता है, तो सिंपल सी व्याख्या किसमें आती है, निरुक्ति में आती है। मतलब कर्म शब्द जो व्युत्पत्ति में बताया है उसको ही एक सेपरेट मीनिंग में समझाने के लिए निरुक्ति दिया जाता है, ठीक है, और निरुक्ति को समझाने के लिए व्याख्या दी जाती है अलग से। ओके, सो कर्म शब्द की निरुक्ति क्या बोलते हैं, यत क्रियते तत कर्म, यत क्रियते तत कर्म, मतलब जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें वो नहीं कि जो हमने गलत कर्म, सही कर्म, ये कर्म नहीं, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य किया जाता है रेगुलरली उसे ही कर्म कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्म शब्द की निरुक्ति। हमने क्या कवर किया अभी तक के 3 पॉइंट, कौन कौन से, परिचय, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, ठीक है। परिचय में हमने वैश्विक दर्शन के अनुसार देखा है, फिर बाद में हमने देखा चरक संहिता के अनुसार कि कौन से स्थान में कर्म का शब्द माना गया है, कौन से नंबर के स्थान में। फिर व्युत्पत्ति में हम देखा शब्द कल्पद्रुम के अनुसार और वाचस्पत्यम के अनुसार। ओके, हम देखा निरुक्ति, निरुक्ति भी यद की रहते कर्म, आपको श्लोक याद रखना है और लिखना ही पड़ेगा कंपल्सरी। ओके, रहे श्लोक। ओके, अब हम देखेंगे कर्म के लक्षण कितने, 1 2 3 4 5, 5 आचार्य के अनुसार 5 कर्म के अलग अलग लक्षण हम देखेंगे श्लोक के साथ। आपको श्लोक के साथ सभी कर्म के लक्षण याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ये 5 के 5 लिख लेते हो पेपर में श्लोक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको फिर देखो करेक्शन में ही गुना जाते हैं, तो आपको फिर अलग से एक्स्ट्रा बोलने के लिए जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्म का लक्षण तर्क संग्रह के अनुसार क्या बोलता है, चलनात्मकम कर्म, श्लोक क्या बोलता है, चलनात्मकम कर्म, तर्क संग्रह के अनुसार, मतलब चलन रूपी क्रिया के चलन रूपी क्रिया को ही कर्म कहते हैं। जो हम चलते हैं, जब हम चलते वक्त जो क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं। ये कौन बोल रहे हैं, आचार्य तर्क संग्रह बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक क्या बोलते, देखो, एक द्रव्यम गुणम संयोग विभाग रोपेक्ष कारणमिति कर्म लक्षणम, ठीक है। ये श्लोक है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कर्म के लक्षण एक द्रव्य वाला अगुण संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होता है। अब देखो, अब हम एक एक श्लोक के, हम एक एक वर्ड को, हम मीनिंग, एक एक वर्ड की मीनिंग को देखेंगे हम श्लोक के, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है, एक द्रव्य। अब एक द्रव्य मतलब क्या होता है, देखो, कर्म हर एक एक द्रव्य में आश्रित होता है। एक द्रव्य मतलब कर्म, यह हर एक द्रव्य में आश्रित होता है। जब कोई वाहन चलता है तो वाहन में अपना कर्म अलग होता है। जब कोई गाड़ी चलती तो गाड़ी में अपना अलग ही कर्म होता है, और यात्रियों में अपना अपना अलग कर्म होता है। ये गाड़ी में बैठे यात्री और गाड़ी का एक अपना अलग कर्म होगा, और गाड़ी में बैठे जो यात्री है, जो इंसान है, उनका भी कर्म अलग होगा, ठीक है। यदि क्या बोला, अतः यदि चलता हुआ वाहन एकदम से रुक जाए तो यात्री आगे जा गिरता है। अगर गाड़ी ने अपना दूसरा कर्म, मतलब रोकने का कर्म कर दिया एकदम से, तो यात्री या तो उस गाड़ी से बाहर गिरेगा या तो उस गाड़ी के अंदर ही गिर जाएगा, टकराएगा सामने। ओके, कर्म सर्वव्यापी द्रव्य में नहीं होते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी द्रव्य में स्थान का बदलाव नहीं हो सकता। देखो, हर एक द्रव्य में कर्म आश्रित होता है, ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हर द्रव्य सर्वव्यापी नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ द्रव्य में स्थान का बदलाव ही नहीं होता ना, मतलब कि कुछ कुछ द्रव्य अलग अलग स्थान में जाते ही नहीं है, वो एक ही स्थान में रहते हैं, तो हम उसमें कर्म को हम आश्रित रहेंगे ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके ना, जैसे कि क्या बोल सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, हम इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं अपन कि इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे कि अब इसमें एग्जाम्पल अभी देने लायक मेरे को ध्यान में आ रहा नहीं, जैसे एग्जाम्पल क्या दूंगा मैं कि देखो, हाँ, ये देखो, अब कोई चीज अगर इस जगह एक जगह परमानेंट बन चुकी है, कोई द्रव्य हमने एक परमानेंट मेडिसिन में डाल चुका है, अब उसका हम ना उससे निकाल, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि एक मेडिसिन में हमने कुछ एक द्रव्य का मिक्सअप कर दिया, अब उसका हम निकाल के दूसरे मेडिसिन या दूसरी जगह नहीं डाल सकते, तो वो भी एक प्रकार का उसमें आ जाता है कि मतलब
कि वो जहाँ पर है वहीं पे रहेगा, वो दूसरी जगह पे अब जा ही नहीं सकता, तो वहाँ पे कर्म हम लगा नहीं सकते, वहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि कर्म पर आश्रित है। ओके, ऐसा, ये मैंने एक सिंपल से एग्जाम्पल बताया अपने अपने हिसाब से। ओके, तो देखो क्या बोल रहे हैं, कर्म द्रव्य में आश्रित होता है, कर्म द्रव्य में आश्रित है, गुण में नहीं। बरोबर है, देखो कर्म किसमें आश्रित होगा, द्रव्य में आश्रित होगा, ठीक है, लेकिन कौन से द्रव्य में, कि जो अपने स्थान का बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गुण में आश्रित नहीं होता, क्योंकि हर एक द्रव्य के अपने अलग अलग गुण होते हैं, तो उसमें कर्म आश्रित नहीं होगा। जब कोई लाल रंग के गेंद ऊर्ध्व दिशा में फेंकी जाती है, तो कर्म केवल गेंद में ही होता है, लाल रंग में नहीं होता है, ठीक है, तो लाल रंग उसका गुण था उस गेंद का, तो गुण में कर्म तो आश्रित नहीं होगा, क्योंकि जब हम बॉल को फेंकेंगे तो बॉल ही ऊपर रहेगा ना। ओके, और कर्म हमने किसमें लगाया, गेंद में लगाया है, लाल रंग में तो लगा ही नहीं है, ठीक है। यदि रंग में भी कर्म होता तो रंग भी अलग से ऊपर फेंका जाता, बरोबर है, ये भी बरोबर बोला कि अगर रंग में भी कर्म होता तो रंग भी ऊपर जाता, बॉल के साथ साथ, मतलब बॉल के साथ ऊपर जाते, रंग भी अपना अलग हो जाता उस बॉल से और ऊपर जाता वो भी, ऐसा इसमें कहा गया। ओके, देखो पदार्थ विज्ञान, कुछ पदार्थ विज्ञान कुछ टॉपिक हाइपोथेटिकल होते हैं, तो आपको हाइपोथेटिकल मान के चलना ही होगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा हो सकता है। ओके, यदि रंग में भी कर्म होता तो रंग भी अलग से ऊपर फेंका जाता, और कहीं ना कहीं गेंद और रंग की गति भी परिवर्तन होकर गेंद और रंग पृथक हो जाती, बराबर, ठीक है, समझ में आ गया। सो यतः केवल, अतः कर्म केवल सिर्फ द्रव्य में ही होता है, ना कि उसके गुण में, द्रव्य के। फिर अगुणम मतलब, हमने अभी एक द्रव्य मतलब क्या हो गया, एक द्रव्य मतलब क्या वो देखा हमने, अब लिखेंगे अगुणम, कर्म में गुण नहीं रहता, गुण द्रव्य में रहता है, कर्म में गुण नहीं होता, लेकिन गुण कहाँ पे होता है, द्रव्य में होता है। गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है और कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है। ओके, फिर क्या है, संयोग विभागेशु अनिपेक्ष कारण, इसमें क्या बताया गया कि कर्म किसी वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है, पहले स्थान में वस्तु का विभाग होता है और दूसरे स्थान में उस विभाग उसका ही विभाग होता है। पहले स्थान में जो वस्तु को उसने उस वस्तु का विभाग किया है, तो दूसरे स्थान में उसका ही विभाग हो जाएगा, ठीक है, कर्म का ही। इस प्रकार कर्म संयोग विभाग का साक्षात है, मतलब कर्म क्या करता है, कर्म एक वस्तु को दूसरे वस्तु का संयोग भी कर रहा है, बाद में कर्म खुद होकर, बाद में कर्म का खुद होकर विभाग हो रहा है, ठीक है, दूसरे स्थान में। पहले स्थान में वो क्या कर रहे हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से संयोग करा रहे हैं, दूसरे स्थान में क्या हो रहा है कि कर्म को, कर्म का खुद एक खुद प्रकार खुद डिवाइड हो जा रहा है कर्म दूसरे स्थान में, इसमें इसके कारण की संयोग और विभाग ये दोनों भी बोल सकते हैं कर्म में, ठीक है। फिर वहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर है हाथ और कलम का, वो आप देख लेना, संयोग और विभाग को मतलब बताने के लिए कि कैसे, उसमें एक उदाहरण देकर आप पढ़ लेना। ओके, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा, हाँ, आचार्य चरक संहिता के अनुसार आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज में कि क्या बोल रहे हैं, संयोग च विभागे च कार्यम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म नान्यपेक्षते, मतलब देखो कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है और द्रव्य में आश्रित होता है, कर्तव्य को ही क्रिया कर्म कहते हैं, कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती है, जो कर्म होता है उसको दूसरे कोई कारण की अपेक्षा नहीं होती, उससे एक ही कारण मिल गया तो बहुत है। ओके, अब देखो संयोग च विभाग के युगपद कारण मतलब क्या होता है कि कर्म संयोग और विभाग का एक साथ कारण होता है, जब एक स्थान से संयोग होता है तो उसी समय अन्य स्थान में विभाग होता है, अगर एक स्थान में किसी वस्तु के दूसरे वस्तु के साथ संयोग हो रहा है तो दूसरे स्थान में उसका अलग भी होगा, दूसरे स्थान में उसी वक्त कोई दूसरे वस्तु के साथ दूसरी वस्तु अलग भी हो रही है, मतलब संयोग भी हो रहा है और विभाग भी हो रहा है एक साथ। द्रव्य में आश्रित मतलब कर्म द्रव्य में आश्रित होते हैं, आप सभी को पता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म मतलब कर्तव्य की ही क्रिया को एक कर्म कहते हैं, जो कर्तव्य है उसे ही क्रिया कहा जाता है और उस क्रिया को ही कर्म कहा जाता है। कर्म शब्द के वमन आदि कर्म, अदृश्य कर्म और क्रिया का ग्रहण होना, यह क्रिया रूप कर्म का लक्षण बताए गए है। ओके, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, वमन करेंगे तो क्या होगा, क्रिया होगी, क्रिया होगी तो कर्म होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं आचार्य चक्रपाणी के हो गया। नेक्स्ट है आयुर्वेद के अनुसार कर्म के लक्षण क्या है, अन्य लक्षण, आयुर्वेद के अनुसार कर्म के अन्य लक्षण, लास्ट हमारे आचार्य 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 तो नहीं लेकिन आयुर्वेद है, ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार हमने अभी क्या क्या देखा, तर्क संग्रह के अनुसार, वैश्य के अनुसार, चरक के अनुसार, चक्रपाणी के अनुसार, और हम देखें आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार कर्म के अन्य लक्षण है प्रयत्नादि कर्म चेष्टि मुच्यते, चरक सूत्र 1/14। ओके, अब आयुर्वेद के अनुसार इसलिए बोला कि ये चरक संहिता में दिया गया है, ठीक है।
चैप्टर 1 49 नंबर का श्लोक। प्रयत्नादि कर्म चेष्टुमिच्छति, मतलब प्रयत्न आदि द्वारा चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। यत कुर्वन्ति तत कर्म, जो कार्य किए जाए उन्हें कर्म कहते हैं। और एक ये बताया गया है कि प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्थ सवे क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभश्च, कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे ही प्रवृत्ति कहते हैं, और वही क्रिया को ही कर्म कहते हैं। जो हम कार्य करने की जो हम चेष्टा करते हैं, जानबूझ के हम एक प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न को क्या क्या बोले, प्रवृत्ति कहा गया, उस प्रवृत्ति को ही क्रिया कहा गया, उस क्रिया को ही कर्म कहा गया, और उसे ही कार्य समारंभ भी कहा जाता है। और उसे ही कार्य समारंभ के अंदर एक के बाद एक यहाँ पर जुड़े हुए हमें देखने को मिल रहे हो, ठीक है, एक के बाद एक शब्द, ओके, इंटरकनेक्टेड दिख रहे हैं हम सब, जैसे चेष्टा, प्रवृत्ति, कर्म, यत्न और कार्य समारंभ। ओके, सो ये था आयुर्वेद अनुसार हमारे कर्म के अन्य लक्षण। ओके, तो आपको इतने लक्षण श्लोक के साथ लर्न चाहिए कंपलसरी, और लिखने आने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आपको सबसे पहले व्युत्पत्ति, परिचय, व्युत्पत्ति, निवृत्ति, लक्षण, फिर बाद में प्रकार, फिर बाद में आयुर्वेद महत्व, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके प्रकार, दो आचार्यों के अनुसार हम इसके प्रकार देखेंगे, बाद में हम देखेंगे महत्व। महत्व कुछ छोड़ ज़्यादा नहीं है, दो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं महत्व, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं महत्व, थोड़ा बहुत है, वो भी बता दूंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आज लेक्चर में यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बता दूँ दो तीन चीज़ें। पहले कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रेडी, इसका इंस्टा का ऑफिशियल पेज शुरू है हमारा आयुर्वेदा रियलिटी। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, इसका नाम है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। चौथा हमारा टेलीग्राम का चैनल, जिसका भी नाम सेम है, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ओके, सो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स तो फिलहाल आ रहे नहीं है, वीकली लेक्चर्स आ रहे हो, तो आपको क्या करने का है, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने के और शेयर करने के अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, उनको बताने के अपने चैनल के बारे में। ओके, इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स फिलहाल तो नहीं आ रही, लेकिन 1 अक्टूबर से लेक्चर्स के अपडेट्स भी आते रहेंगे। ओके, और व्हाट्सअप में वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और नोट्स तो मैं डालता ही हूँ, और टेलीग्राम में भी सेम वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स आप नोट्स डालते रहता हूँ। सो थैंक यू।